Hello students, welcome to Educrat IS Academy's initiative Edu Samiksha, wherein we will be discussing some news with respect to UPSC prelims and mains perspective for the date 7th November 2025. So let us start with our discussion. So the first topic that we're going to take up is strengthening Panchayati Raj institutions. Ab Panchayati Raj institutions. So PRI, it has been enshrined in the constitution in the 73rd Amendment Act, which was in 1992. और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस बेसिकली रिप्रेजेंट द रियल फेस ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. अब पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या है? जहां पे हर सिटीजन will take decisions about their own development. But despite 3 decades of constitutional empowerment, many panchayats continue to function as agent of the state. जबकि उनको ऑटोनोमस सेल्फ गवर्निंग बॉडीज के हिसाब से काम करना चाहिए. पर तो इसी के वजह से वी नीड टू स्ट्रेंथन दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. और ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, टू स्ट्रेंथन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज नॉट जस्ट अबाउट द गवर्नेंस एफिकेसी बट ऑल्सो इट इज अबाउट डीपनिंग डेमोक्रेसी, अचीविंग इंक्लूसिव एंड बॉटम अप डेवलपमेंट. तो इफ वी टॉक अबाउट द इवोल्यूशन और सिग्निफिकेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो पहले हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते. तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो एंशियंट इंडिया में दे हैड द सेल्फ गवर्निंग बॉडीज, जिसको हम लोग सभा एंड समितिज बुलाते थे. और ये सभा एंड समितिज कहां पे मेंशन है? ये मेंशन है ऋग्वेदा में, फिर मौर्यन एंड गुप्ता टाइम के स्क्रिप्चर्स में भी ये मेंशन है. पर उसके बाद जब ब्रिटिश रूल आया तो अंडर द ब्रिटिश रूल दीज लोकल बॉडीज these were created mainly for the tax collection, पर वहां पे सेल्फ गवर्नेंस की बात नहीं की गई थी. तो उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तब बलवंत राय कमेटी which was formed in 1957, इन्होंने फर्स्ट रेकमेंड किया कि देयर शुड बी 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. उसके बाद और भी रिकमेंडेशंस आए, जैसे अशोक मेहता कमेटी, देन जीवी के राव कमेटी, देन एलएम सिंह भी कमेटी. तो इन्होंने क्या किया कि जो कॉन्सेप्ट बलवंत राय कमेटी ने दिया था इनको रिफाइन किया, एंड दिस बेसिकली लीड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन इन 1992. So if we talk about the constitutional framework, so we have already mentioned that Panchayati Raj institution is enshrined in the 73rd Amendment Act 1992. So constitutional status की बात करें, so with this it inserted part 9 and from article 243 to 243O and 11th schedule को भी include किया गया, जिसमें around 29 subjects हैं. तो देयर आर 3 टायर स्ट्रक्चर. सो 3 टायर स्ट्रक्चर कौन कौन सी है? ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल में होंगी, पंचायत समिति जो कि इंटरमीडिएट लेवल में, एंड जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में होंगी. ग्राम सभा, अब ग्राम सभा इज बेसिकली द कॉर्नर स्टोन ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी. क्यों? क्योंकि दिस इज ओपन टू ऑल एडल्ट वोटर्स ऑफ द विलेज. उसके बाद रेगुलर इलेक्शन मतलब एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में अंडर द स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर ये रेगुलर इलेक्शन करवानी होगी. देन देयर आर रिजर्वेशन प्रोविजंस. तो सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर एससी एसटीज इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, एंड ऑल्सो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ रिजर्विंग 33%, मिनिमम 33% सीट्स फॉर वुमेन. पर अराउंड 21 स्टेट्स में दिस हैज बीन एक्सटेंडेड टू 50% for women. Then if we talk about the financial provisions, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन को क्रिएट किया गया, जिससे क्या हुआ कि एवरी 5 ईयर्स में, हर 5 साल में ये रेकमेंड करेंगे फॉर द रेवेन्यू शेयरिंग. देन इफ यू टॉक अबाउट द फंक्शनल डोमेन, देन द डिवोल्यूशन ऑफ 29 सब्जेक्ट जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, तो इन सबको इन 29 सब्जेक्ट्स में रखा गया, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट फर्दर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ये सब्जेक्ट्स डिवोल्यूट कर पाए. So what are the achievements and positive developments so far? So if you talk about the achievements, then it has deepened the democratic representation. तो ये हम कैसे बोल सकते हैं? कैसे? Around 31 lakh elected representatives across India, and out of them nearly 46% of women are present. इसके अलावा राजस्थान जैसे स्टेट्स में क्या हुआ कि
नारी शक्ति से जल शक्ति इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय वुमेन सरपंचेस, एंड उसके वजह से क्या हुआ कि इट हेल्प्ड इन द रिवाइवल ऑफ वाटर बॉडीज एंड आल्सो इंप्रूव द ग्राउंड वाटर चैनल्स। इसके अलावा बस्तर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, यहां पे क्या हुआ कि पीआरआई लीडर्स ने दे इफेक्टिवली इंटीग्रेटेड द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट्स विद द लोकल गवर्नेंस। नेक्स्ट, अगर हम पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभा की बात करें, देन ग्राम सभा ने क्या किया, इन्होंने सिटीजन्स को एम्पावर किया सो दैट दे कैन हैव देयर वॉइस ड्यूरिंग द नीड्स एंड आल्सो दे कैन मॉनिटर द स्कीम्स दैट आर बीइंग इंप्लीमेंटेड। इसके अलावा पीपल्स प्लान कैंपेन इट वाज लॉन्च्ड इन 2018 अंडर द स्लोगन सबकी योजना सबका विकास, एंड दिस बेसिकली प्रोमोटेड द पार्टिसिपेटरी प्लानिंग ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स। केरला मॉडल में क्या हुआ कि इट डिसेंट्रलाइज द प्लानिंग एंड दिस रिमेन्स ए बेंचमार्क। बेंचमार्क क्यों? क्योंकि इट ड्रास्टिकली इंप्रूव्ड द एजुकेशन, हेल्थ एंड आल्सो इट इरेडिकेटेड द पॉवर्टी थ्रू एक्टिव ग्राम सभास। अगर हम फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, देन 15th फाइनेंस कमीशन इट एलोकेटेड अराउंड 2.4 लाख करोड़ टू लोकल रूरल बॉडीज। दिस स्ट्रेंथन द फिस्कल फेडरलिज्म एंड also it helped in the revenue among the पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। फिर ओन सोर्स रेवेन्यू जैसे कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, दे हैव जनरेटेड 60% से भी ऊपर की जो रेवेन्यू है, दे हैव जनरेटेड थ्रू द ओएसआर मॉडल। नेक्स्ट, पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स 2024, अब ये क्या बोलता है? द ओवरऑल डेवोल्यूशन इट बेसिकली रोज फ्रॉम 39.9% in 2013-14 to 43.9% in 2021-22. So these are some of the achievements. Apart from this, there are other achievements जैसे capacity building and digital governance. तो capacity building भी improve हुई कैसे? Schemes जैसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान. So it was launched in 2022 and this basically launched with the aim to train the elected representatives किन सेक्टर्स में, गवर्नेंस, फाइनेंस एंड प्लानिंग में भी। फिर डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ई ग्राम स्वराज, पंचायत निर्णय, स्वामित्व स्कीम, सभासार, ग्राम मानचित्र। सो दीज आर सम ऑफ द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स दैट वर बीइंग लॉन्च्ड so that the पंचायती राज institutions can function effectively. इसके अलावा यूथ एंड सिटीजन एंगेजमेंट की बात करें, देन मॉडल यूथ ग्राम सभा। So this basically stimulated the Gram Sabha process in schools to build the civic literacy and also democratic values. फिर मेरी पंचायत ऐप, so this enhances the public participation। कैसे? सिटीजन को इन्होंने क्या किया कि रियल टाइम एक्सेस प्रोवाइड किया with respect to the पंचायत डेटा। So all these are achievements of पंचायती राज institutions. But जहां एक और अचीवमेंट भी हम लोग देख रहे हैं, वही दूसरी ओर देयर आर वेरियस चैलेंजेस। तो द फर्स्ट चैलेंज बीइंग जो पावर, जो 29 सब्जेक्ट्स जो इंक्लूड किए गए थे, देयर हैज बीन इनकम्प्लीट डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स। इनकम्प्लीट डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स क्यों? क्योंकि 11th शेड्यूल में, जैसे हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि 11th शेड्यूल में अराउंड 29 सब्जेक्ट्स हैं, पर काफी सारे स्टेट्स है दे हैव नॉट डिवॉल्व्ड द कोर फंक्शंस जैसे हेल्थ, then rural electrification, vocational training. So all these functions were not being devoluted to the Panchayati Raj institutions effectively. Ministry of Panchayat in 2022, this ministry has reported that the devolution of powers has declined. So declined कहां से कहां तक? From 35.34% to 29.18% तक. And there are various states that aims to retain the control through line departments, and this basically reduces the panchayat's power to mere just implementers. Next, the other challenge being the fiscal dependence. Fiscal dependence क्यों? क्योंकि पंचायती राज institutions केवल 1% of their total revenue वो खुद से जनरेट करती है थ्रू लोकल टैक्सेस, एंड 80% of the income they are basically dependent from the center and also 15% from states. So there is a huge dependency of Panchayati Raj institutions to centers as well as to states with respect to the fiscal dependence. Then
देयर हैज बीन फंड डिलेस इन मनरेगा और फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स, जिससे क्या हो रहा है कि प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को हम लोगों को मिल रही है। फिर पीएम किसान जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, ये बेसिकली पीआरआईज को बाईपास कर रही है, और जिससे क्या हो रहा है कि फंक्शनल जो अथॉरिटी है वो काफी ज्यादा इरोड हो जा रही है। नेक्स्ट, The other challenge being the gender and social barriers. अब gender and social barriers की बात करें, then there is a phenomenon called सरपंचपति। अब सरपंचपति क्या है? जहां पे जो मेल रिलेटिव्स है, they basically control the elected woman, और ये काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड है, particularly in northern states. So this is one of the major challenge, सरपंचपति phenomenon. इसके अलावा there are other challenges जैसे patriarchal norms, social hierarchies, and the women's attendance in gram sabhas has also been reduced, and this is barely 7%, जबकि अगर हम men की कंपेयर करें then it is around 21% for men, and this is according to NCAER survey. इसके अलावा the other challenge being वीक ग्राम सभा फंक्शनिंग। क्यों? क्योंकि मीटिंग्स बहुत इरेगुलर हो रहे हैं, अवेयरनेस लो है, देन देयर आर टोकन पार्टिसिपेशन, और इससे क्या हो रहा है कि जो ग्राम सभा है इट बेसिकली रिड्यूस टू प्रोसीजर, जस्ट एक फॉर्मेलिटीज में ये रिड्यूस हो जा रही है। इसके अलावा देयर हैज बीन सोशल एक्सक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जैसे दलित, आदिवासीज, वुमेन, सो इनको सोशली एक्सक्लूड किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन ग्राम सभा। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कैपेसिटिव कॉन्स्टेंट्स भी देखने को मिलती है। क्योंकि मेनी पंचायत दे बेसिकली लैक बिल्डिंग, इंटरनेट एक्सेस और ट्रेन्ड स्टाफ। इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस देखने को मिलता है, देन देयर आर पैरेलल स्ट्रक्चर्स जो कि रन करे, और इससे क्या हो रहा है कि जो ऑटोनॉमी है, जो लोकल ऑटोनॉमी है, इसमें बहुत ज्यादा डाइल्यूशन हो जा रहा है। इसके अलावा there has been frequent transfer of पंचायत सेक्रेटरीज। अब अगर पंचायत सेक्रेटरीज को frequently ट्रांसफर किया जाता है तो इससे क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी है इसमें बहुत ज्यादा हिंड्रेंस देखने को हम लोगों को मिल रही है। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर चैलेंजेस दैट आर फेसिंग बाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो इन सबको कर्ब करने के लिए देयर हैज बीन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस की अगर हम बात करें, देन इनिशिएटिव जैसे ई ग्राम स्वराज, स्वामित्व, सभासार, भारत नेट, मेरी पंचायत ऐप, ग्राम मानचित्र, समर्थ पंचायत पोर्टल, सो दीज आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। तो ई ग्राम सभा ये क्या करता है? ये बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि प्लानिंग, बजटिंग एंड मॉनिटरिंग को एक साथ इंटीग्रेट कर रहा है। इसके अलावा स्वामित्व स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। तो ये क्या कर रहा है? ये बेसिकली ड्रोन मैपिंग करता है फॉर लैंड ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी टैक्सेशन को। देन सभासार इट वाज लॉन्च्ड इन 2025। ये एक एआई टूल है फॉर ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग द ग्राम सभा प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट है भारत नेट क्या कर रहा है? ये दिस बेसिकली एम फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू 2.14 लाख पंचायत फॉर ई गवर्नेंस। इसके अलावा मेरी पंचायत ऐप ये क्या करता है? दिस इज बेसिकली एम्स फॉर सिटीजन इंटरफेस फॉर एक्सेसिंग द पंचायत डेटा। ग्राम मानचित्र जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये क्या कर रहे हैं? ये जियोस्पैटियल प्लानिंग को एनकरेज करता है फॉर द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट, समर्थ पंचायत पोर्टल मतलब सेल्फ डिपेंडेंस, मतलब ये किसको बढ़ावा दे रहा है? दिस इज बेसिकली this basically implementing the OSR management and also revenue को ट्रैक करने में ये मददगार साबित हो रही है। So these are some of the digital transformation that has been taking place right now. So what could be the way forward apart from the digital transformation? So the first major way forward is we need to fully devolve the 3Fs. अब 3Fs में क्या आ रहा है? Functions, funds and functionaries. So the state, they should legally devolve the 29 subjects that are there for the Panchayati Raj institutions. इसके अलावा we can also follow the Kerala's decentralized model. तो जिससे क्या होगा कि प्लानिंग और बजटिंग को एक साथ इंटीग्रेट करने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा वी कैन ऑल्सो इंश्योर डेडिकेटेड स्टाफ अंडर ईच पंचायत, जिससे कि डिस्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी में डिपेंडेंसी कम होगी। नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, जैसे वी कैन एनहांस द ओन सोर्स रेवेन्यू। ओन सोर्स रेवेन्यू कैसे हम लोग एनहांस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स से, यूजर चार्जेस से एंड सर्विस फीस से। इसके अलावा वी कैन इंसेंटिवाइज द डिजिटल रेवेन्यू सिस्टम, जैसे बाय इंप्लीमेंटिंग द समर्थ पंचायत। पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन को हम लोग एनकरेज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेडिक्टेबल एंड यूनाइटेड एंड अनटाइड ग्रांट्स को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, देन वी नीड टू रिवाइटलाइज द ग्राम सभा एंड ऑल्सो पीपल्स पार्टिसिपेशन। कैसे, बाय मैंडेटिंग द क्वार्टरली ग्राम सभा मीटिंग्स। इसके अलावा एआई बेस्ड टूल्स को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे सभासार। सभासार जैसे हम लोगों ने क्या देखा कि इट इज यूज फॉर रिकॉर्ड कीपिंग, फॉर डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। इसके अलावा अवेयरनेस ड्राइव्स को कंडक्ट कर सकते हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ एसएचजीज एंड एनजीओज। Next, what we can do, we can also promote the inclusive participation of women, youth and also marginalized communities in the Panchayati Raj institutions. Next, what we can do for the capacity building and professionalization, we can scale up the राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जिससे क्या होगा कि हर एक इलेक्टेड मेंबर्स को ट्रेन करने में मदद मिलेगी। Next, what we can do, we can establish the district level panchayat training institutes. District level panchayat training institutes with the digital models. We can also adopt the full-time panchayat secretaries, and also we need to conduct the performance audits, and apart from this, we can also reward the best performing panchayats. इसके अलावा फॉर जेंडर एंड सोशल इंक्लूजन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन एनफोर्स द लीगल सेफगार्ड्स अगेंस्ट द सरपंच पति प्रैक्टिस। वी कैन ऑर्गेनाइज द लीडरशिप एंड डिजिटल लिटरेसी वर्कशॉप्स, एंड वी कैन एक्सपेंड द मॉडल यूथ ग्राम सभा इनिशिएटिव, जिससे कि सिविक एजुकेशन इन स्कूल में इंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों को मदद मिल सके। So how can we conclude? So this empowered Panchayati Raj institution, this we have already discussed that it is the bedrock of the democracy. So what India has to do, India must move from token decentralization to real devolution, जिससे क्या होगा कि पावर्स, फंड्स एंड कैपेसिटी में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को गवर्न करने में इनको और ज्यादा आसानी मिलेगी। तो व्हाट वी कैन डू फॉर स्ट्रेंथनिंग PRIs, we require functional autonomy, independent planning and also effective delivery. So इससे क्या होगा कि इंडिया की जो विलेजेस है, they can truly become the engines of sustainable and participatory development. So with this, let us see one mains question. The question says, despite constitutional status, Panchayati Raj institution remains financially and administratively weak. Discuss. So you can attempt this question and write the answer framework in the comment box. Now let us move on to the next topic for the day. So the second topic that we're going to discuss is वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980. Okay, so India's forest. अब India's forest जो है, this is central to its ecological security, to its livelihoods and also climate commitments. पर अभी क्या हो रहा है कि रैपिडली हम लोगों को इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिल रहा है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ देखने को भी मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि देयर हैज बीन अ लार्ज स्केल डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स। तो इसी को रेगुलेट करने के लिए पार्लियामेंट ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को एनेक्ट किया था इन 1980। तो अभी इसको क्या किया गया कि दिस हैज बीन रीनेम्ड एज वन सुरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, कब के बाद, after the 2023 amendment, and this reflects a more holistic vision of conservation and sustainable use. तो अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, सो इस एक्ट की ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, जैसे टू कंजर्व द फॉरेस्ट रिसोर्सेस, टू रेगुलेट द डाइवर्जन, टू एंश्योर इकोलॉजिकल बैलेंस, सेंट्रल ओवरसाइट को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। इसके अलावा कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन को प्रमोट किया जा रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट।
इसके अलावा अगर हम प्रोविजंस की बात करें, सो देयर आर सर्टेन प्रोविजंस, की प्रोविजंस। सो की प्रोविजंस कौन कौन से? सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्रायर अप्रूवल। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रायर अप्रूवल कब चाहिए? तभी चाहिए जब there has to be that no forest land can be diverted for non forest purpose। तो अगर कोई भी फॉरेस्ट लैंड किसी नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए डाइवर्ट हो रही है तो उसके लिए इट हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, दे हैव डिफाइंड द नॉन फॉरेस्ट पर्पस। अब नॉन फॉरेस्ट पर्पस मतलब कौन कौन से क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही है? माइनिंग, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, डैम, रोड्स, ट्रांसमिशन लाइंस एंड अदर नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज। इसके अलावा देयर हैज बीन restrictions on de-reservation, so the forest cannot be de-reserved or used for non-forest activities central permission के बिना। Next, provisions, there has been penal actions for violations, जैसे compensatory afforestation and penal net present value को इसमें इंक्लूड किया गया है, जिससे क्या होगा कि अनऑथराइज्ड डाइवर्जन में अनऑथराइज्ड डाइवर्जन को रोकने के लिए हम लोगों को मदद मिलेगी। इसके अलावा एडवाइजरी बॉडीज कौन कौन सी है? फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी, इट बेसिकली इवैल्यूएट्स द डाइवर्जन प्रपोजल्स एंड आल्सो इट एंश्योर्स दैट इकोलॉजिकल सेफगार्ड्स इज मेंटेन्ड। तो अगर हम इवोल्यूशन और मेजर अमेंडमेंट्स की बात करें, सो फर्स्ट in 1980 act, so that was the original act. So what it focused on checking deforestation and also centralizing the forest diversion decisions। तो इससे क्या हुआ कि सेंटर को बहुत ज्यादा एम्पावर किया गया सो दैट वो स्टेट लेवल डिसीजन में वो इंटरवीन कर सके जिसमें फॉरेस्ट लैंड इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट आता है 1988 अमेंडमेंट। तो 1988 अमेंडमेंट में क्या फोकस किया गया? द फोकस हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन टू एक्टिव कंजर्वेशन एंड एफोरेस्टेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इन 1988 एक्ट इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी इंटीग्रेट किया गया। देन कम्स 2023 अमेंडमेंट, वन अधिनियम। तो इसमें पहले तो एक्ट का जो नाम है उसको चेंज किया गया एंड क्यों चेंज किया? बिकॉज इट बेसिकली रिफ्लेक्ट द कंजर्वेशन, जो कि संरक्षण, एंड प्रमोशन, जो कि है संवर्धन। सो दैट इज व्हाई द एक्ट हैज बीन नेम्ड टू रिफ्लेक्ट द कंजर्वेशन एंड प्रमोशन। इसके अलावा फॉरेस्ट लैंड डेफिनेशन में क्लैरिफिकेशन आई। नेक्स्ट, it also introduced the exemptions for certain strategic projects। अब strategic projects में कौन कौन सी project include हो रही है? Projects involving border security, linear infrastructure। इसके अलावा penal net present value को भी इस provision को भी enhancement मिला and there has been uniform penalty mechanisms that was introduced। इसके अलावा क्या है कि डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया सो दैट दे कैन ट्रैक इफेक्टिवली द फॉरेस्ट डाइवर्जन। नेक्स्ट, व्हाट आर द रीसेंट डेवलपमेंट? तो द रीसेंट डेवलपमेंट में क्या किया जा रहा है कि द रैशनलाइजेशन ऑफ पीनल प्रोविजंस। अब रैशनलाइजेशन ऑफ पीनल प्रोविजंस जैसे ये Forest Advisory Committee. So Forest Advisory Committee in 2025, it basically recommended that there has to be reforms so that it can ensure the uniformity, proportionality and also fairness in the penalties. Key recommendation क्या क्या है? There has to be uniform penal compensatory afforestation ratio जो कि 1:1 equal to violated area. Then there has to be harmonization with respect to net compensatory afforestation and also net present value. Then detailed violation reports. So there has to be so it is made mandatory for all states forest department to make the detailed violation reports. Then there are dedicated committees. Then it has also integrated with the 2023 amendments so that the enforcement framework को effectively ensure किया जा सके। इसके अलावा व्हाट आर द रैशनल? द पास्ट इनकंसिस्टेंसी। क्योंकि
कुछ स्टेट्स हैं they have imposed both penal compensatory afforestation and also penal net present value arbitrarily, and it aimed for scientific, transparent and rule based enforcement. So what are the institutional framework? So the first institutional framework is Ministry of Environment, Forest and Climate Change. So this is the nodal agency. This is the nodal agency for approval, policy and enforcement. इसके अलावा फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी, सो ये क्या करती है, ये जो डाइवर्जन प्रपोजल है इसको स्क्रीन करती है, देन कंप्लायंस को इंश्योर करती है एंड ऑल्सो पॉलिसीज भी रेकमेंड करती है. इसके अलावा स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ये क्या करती है, इट इंप्लीमेंट द एफोरेस्टेशन, इट अगेन मॉनिटर द कंप्लायंस और वायलेशन को भी रिपोर्ट करती है. कैंपा, कंपेंसेटरी फॉरेस्टेशन एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी. तो इट बेसिकली, ये जैसे नाम से ही पता चलता है कि फंड मैनेजमेंट. तो फंड मैनेजमेंट मतलब इट मैनेजेस द फंड. कौन से फंड? दोज फंड्स दैट आर बीइंग कलेक्टेड अंडर कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू. So what are the datas and trends? So what India is having, India's forest cover is around 21.7% of the geographical area, and it is with respect to ISFR, Indian State of Forest Report 2023. Recorded forest diversion कितना है? Around 1.5 million hectares. Campa fund corpus कितना है? Around 75,000 crore, but utilization कितना है? Below 60%. मेजर वायलेशंस कहां पे हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे रोडवेज, रेलवेज, माइनिंग, पावर लाइंस में ज्यादातर वायलेशन हो रहा है. अगर हम कुछ जुडिशियल एंड पॉलिसी बैकिंग की बात करें, देन द फर्स्ट केस इज टी.एन. गोदावर्मन तिरुमुलपद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. इट वाज इन 1996. तो यहां पे क्या किया गया कि जो डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट को उसको और ज्यादा एक्सपैंड किया गया, एंड दिस ऑल्सो मैंडेटेड द सेंट्रल ओवरसाइट. सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन 2017 में क्या किया गया कि पीनल नेट प्रेजेंट वैल्यू को, वैल्यू की जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, सो दैट जो अकाउंटेबिलिटी उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके. देन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 एंड ड्राफ्ट 2018. सो इट बेसिकली स्ट्रेस्ड ऑन द इकोलॉजिकल सिक्योरिटी एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में और ज्यादा इसने स्ट्रेस दिया. So what are the challenges? So the first challenge being the fund utilization. So the fund utilization are delayed. Apart from this, afforestation की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा पुअर है. क्यों? क्योंकि जो सैपलिंग्स की जो सर्वाइवल रेट है दैट इज वेरी लो. अपार्ट फ्रॉम दिस, कैपेसिटी एंड एम्पावरमेंट भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है. देन डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन, इसमें बैलेंस रखना in the infrastructure heavy states, this is one of the major challenges that India is facing, or that some of the other countries are also facing. Community participation को ensure करना, local benefit sharing को भी ensure करना. So these are some of the major challenges. So इसका way forward क्या है? So first what we need to do, we need to codify the uniform penalty guidelines under वन अधिनियम rules. इसके अलावा we can digitize the violation tracking. इससे जैसे GIS और सैटेलाइट टूल्स के थ्रू हम लोग वायलेशन ट्रैकिंग को डिजिटाइज कर सकते हैं. इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन को एनहांस करना पड़ेगा. देन थर्ड पार्टी ऑडिट्स रेगुलरली हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा फॉर द कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन. कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ऑफिशियल्स हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर साइंटिफिक वैल्यूएशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू. और इसके अलावा पब्लिक डिस्कोर्स पोर्टल्स को भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे फॉरेस्ट डाइवर्जन डिसीजंस में. तो रैशनलाइजेशन, सो ये जो अभी रैशनलाइजेशन ऑफ पीनल प्रोविजन हुआ अंडर द वन सुरक्षम एवं संवर्धन अधिनियम के अंतर्गत, तो ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है इन इंडियाज एनवायरमेंटल गवर्नेंस. तो इससे क्या हो रहा है, अगर हम पेनल्टीज को यूनिफॉर्म, ट्रांसपेरेंट एंड साइंटिफिकली ग्राउंडेड कर पाते हैं, then what it can do, it can embodies the India's commitment to the 2030 sustainable development goals, particularly with respect to SDG 13 and SDG 15. अब SDG 13 क्या बोलता है कि climate action, and SDG 15 is life on land. So with respect to this, let us see one mains question. The question says, the rationalization of penal provisions under the वन सुरक्षम एवं संवर्धन अधिनियम 1980
seeks to balance development needs with ecological integrity. Discuss. So you can attempt this question and write the answer framework in the comment box. Now let us move on to the prelims pointers. So the first prelims pointer is alprazolam. तो ये एक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है अंडर द एनडीपीएस एक्ट 1985. कौन से क्लास के अंडर आती है? बेंजोडायजेपिन, एंड इट इज अ ट्रैंकुलाइजर फॉर एंजाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर. अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों? क्योंकि डीआरआई बेसिकली बस्टेड द इलीगल प्रोडक्शन ऑफ एल्प्रोजोम फैक्ट्री इन फैक्ट्री इन वलसाड, जो कि ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रन के अंडर किया गया. एनडीपीएस एक्ट की बात करें 1985, सो इट बेसिकली प्रोहिबिट्स द प्रोडक्शन, सेल, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस. और ये एक फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है जिससे कि इलिसिट ड्रग ट्रेड को रोकने में हम लोग को मदद मिल सके. Next, what it does, it implements the UN conventions on narcotic control, and it also empowers the government to add and remove substances from the list. Next prelims pointer is National Conservation Development Corporation. ये कब establish किया गया? In 1963 under the Ministry of Corporation, Government of India. टाइप की अगर हम बात करें, then it is a statutory organization and it promotes the cooperative development. Functions, it strengthens the farmer cooperatives to boost production and productivity. Post harvest facilities को support मिलती है, जैसे storage, cold chain processing, marketing में. Then non farm and weaker section cooperatives को aid मिलती है, जैसे dairy, livestock, handloom, sericulture, and also provides financial assistance via NCDC sponsored and Government of India schemes. Key initiatives क्या क्या लिए गए इसके अंदर? युवा सहकार. सो व्हाट युवा सहकार डज इज बेसिकली ये कोऑपरेटिव स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है. इसके अलावा इट आल्सो फोकसेस ऑन नॉर्थ ईस्ट रीजन और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड वुमेन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कोऑपरेटिव्स को और ज्यादा मजबूत करती है. नेक्स्ट इज आयुष्मान सहकार. आयुष्मान सहकार मतलब इट स्ट्रेंथन द हेल्थ केयर वाया कोऑपरेटिव. आयुष्मान स्कीम जो हम लोग को मालूम है कि इट इज अंडर द, इट बेसिकली रिलेटेड टू द हेल्थ केयर. सो आयुष्मान सहकार मतलब ये हेल्थ केयर से रिलेटेड है, जिससे कि हेल्थ केयर और कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस को एक साथ इंटीग्रेट किया जा सके. नेक्स्ट प्रिलिम्स पॉइंटर इज एमिशंस गैप रिपोर्ट 2025. पब्लिशर कौन है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, एंड इट पब्लिशेस एनुअली बिफोर द यूएनएफसीसीसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. पर्पस क्या है? इट बेसिकली ट्रैक्स द ग्लोबल प्रोग्रेस. ग्लोबल प्रोग्रेस किसके अंतर्गत? पेरिस एग्रीमेंट टारगेट्स. अब पेरिस एग्रीमेंट टारगेट्स क्या बोलता है? द टेम्परेचर, वी नीड टू मेंटेन द टेम्परेचर वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस before with respect to the pre-industrial levels, and but we should pursue to maintain the temperature below 1.5 degree Celsius. पर की फाइंडिंग्स क्या है? की फाइंडिंग्स ये है कि अगर हम एनडीसी को फुल्ली अगर हम इंप्लीमेंट करते भी है, देन द टेम्परेचर विल राइज 2.3 टू 2.5 डिग्री सेल्सियस इस सेंचुरी में, जो कि एनीवे इसको एक्सीड कर जाएगी जो टारगेट है, राइट? So this is basically the key findings of emission gap report. Next prelims pointer is Project Suncatcher. Project Suncatcher ये किसने इनिशिएट किया? गूगल रिसर्च इनिशिएटिव ने. एम क्या है? The aim is to explore the solar powered satellite constellations to host the space based AI data centers. Features कौन कौन सी है? Modular satellite arrays that are linked via high speed optical communications. Then TPU equipped satellites, orbit and prototype launch, जैसे 2 satellites with Planet Labs by early 2027. अभी क्या हो रहा है कि there has been early tests that are being confirmed TPUs and that can withstand the space radiations. Next prelims pointer is Second World Summit for Social Development 2025. ये वेन्यू कहां पर हो रहा है? दोहा में, which is in Qatar. और इंडिया में कौन और इंडियाज रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर. द कन्वेनीज आर यूनाइटेड नेशंस एंड इट फॉलोज 1995 कोपेनहेगन समिट. एम क्या है इसका? टू इरेडिकेट द पॉवर्टी, टू प्रमोट द फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो टू
Also to have the decent work and social inclusion. Alignment is with respect to 2030 SDGs, 2023 SDG Summit Declaration and Pact of the Future F4D4. Objectives क्या है? Objectives है कि it assesses the progress and also address the developmental gaps. इसके अलावा कोपेनहेगन में जो 10 कमिटमेंट्स लाए गए थे तो उसको और ज्यादा रीअफर्म कर रहा है. Then it also promote the equality, inclusion, well-being and global solidarity. So next, let us see some of the prelims questions. So the first question is with reference to alprazolam recently seen in the news. Consider the following statements. It is a narcotic substance classified under the NDPS Act 1985. It belongs to the class of benzodiazepine, which act as central nervous system stimulants. The Directorate of Revenue Intelligence recently uncovered an illegal alprazolam manufacturing unit under the Operation White Cauldron. Which of the statements given above is are correct? 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. Next question. With reference to the National Cooperative Development Corporation, consider the following statements. It is a statutory organization established in 1963 under the Ministry of Cooperation, Government of India. It provides financial and technical assistance only to agricultural cooperatives. The Yuva Sahakar scheme of NCDC aims to promote cooperative startups, especially in the northeastern regions and aspirational districts. Which of the statements given above is are correct? 1 and 3 only, 2 only, 1 only, 1, 2 and 3. Next question. With reference to the Emissions Gap Report 2025, consider the following statements. It is published annually by the United Nations Framework Convention on Climate Change. The report assesses the gap between current greenhouse gas emission levels and those needed to meet Paris Agreement targets. As per the 2025 report, even with full NDC implementation, global temperatures may rise about 2.3 to 2.5 degrees Celsius this century. To meet the 1.5 degrees Celsius goal, global emissions must fall by about 55% by 2025. Which of these statements given above are correct? 1 and 2 only, 1, 3 and 4 only, 2 and 3 only, 2, 3 and 4 only. Next question. With reference to the project Suncatcher recently seen in the news, consider the following statements. It is an initiative of the European Space Agency to develop solar powered satellites for weather monitoring. It aims to establish AI data centers in space powered entirely by solar energy. The project involves modular satellite arrays linked via optical communication networks in low Earth orbit. Its prototype satellites are planned for launch in collaboration with Planet Labs. Which of these statements given above are correct? 1 and 3 only, 2, 3 and 4 only, 1, 2 and 4 only, 1, 2, 3 and 4. Now the last question for the day. With reference to the second World Summit for the Social Development 2025, consider the following statements. It was convened by the United Nations in Doha, Qatar. It is a follow-up to the 1995 Copenhagen Summit. It aligns with the 2030 SDGs and the Pact for the Future. Which of these statements given above is are correct? 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3. Now, we have come to an end for today's lecture. I hope you all enjoyed the video. If you have enjoyed the video, please hit the like button and subscribe to the channel. So we'll be meeting again with a new video. So till then, bye bye, take care, have a nice day. Jai Hind.